हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का राइज ऑफ नेशनलिज्म क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर सीबीएसई बोर्ड इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और ये जिस तरीके से वीडियो बन रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छा वीडियो बन रहा है, हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसको जहाँ कहीं भी आपको चैप्टर में प्रॉब्लम समझ में आती हो, इस वीडियो को पूरी तरह से आप वॉच कर लीजिए। जितनी बार इसको वॉच कर लेंगे, ये आपके पूरी तरह से माइंड के अंदर फ्रेम्ड हो जाएगा। थैंक यू। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स सर्किल में, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, क्योंकि 10th क्लास में पहली बार ये 9th में वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन 10th क्लास में ये नेशनलिज्म वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट अभी जो रिवाइज हुआ है उसमें यूनिफिकेशन ऑफ बाल्कन और इंग्लैंड इसको हटा दिया गया है। कोविड-19 के चलते जो सिलेबस थोड़ी सी उसको ओमिटेड की गई है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म है क्या, इसको पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया तो उसमें भी काम आएगा। सबसे पहली बात, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म को समझने से पहले हमें नेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए नेशन एक बायोलॉजिकल, ध्यान से समझिएगा, और ज्योग्राफिकल दोनों फेनोमेना है। बायोलॉजिकल कैसे है? बायोलॉजिकल इस सेंस में हुआ कि जैसे हम स्टेट कहते हैं, जब हम स्टेट कहते हैं, स्टेट इज अ कंप्लीटली पॉलिटिकल फिनोमेना, क्योंकि स्टेट के लिए टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और सॉवरेंटी होनी चाहिए। लेकिन जब हम नेशन कहते हैं ना, तो इसमें इस किसी पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं, बल्कि जो उस वहाँ के इनहेबिटेंट हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जब भारत राष्ट्र की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राष्ट्र का बड़ा पैमाने पर, बड़ा जो लेवल पर जो इसका ब्रॉड मीनिंग है वो यही है, और इसी को हिटलर ने एडॉप्ट किया था जब जर्मन नेशन की बात किया था। ठीक है, तो उस सेंस में यदि राष्ट्र कहा जाए तो राष्ट्र का मतलब कि यदि आप हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी रहते हैं, तो हिंदुस्तान के ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो और ज्योग्राफिकल इसलिए कि टेरिटरी, जहाँ तक हमारी क्षेत्र, जहाँ तक हमारा क्षेत्र आता है, ये राष्ट्र में आएगा। एक आपको माइन्यूट चीज़ समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि चाइना ने 1962 में इंडो चाइना वार हुआ, उसके बाद चाइना ने बहुत सारी हमारी टेरिटरी पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है। लेकिन उस पार्ट को चीन में रहते हुए भी जब हम राष्ट्र कहेंगे, ध्यान से इसको क्लियर कर लीजिएगा, जब हम भारत राष्ट्र की बात कहेंगे तो वो हमारे सॉवरेंटी का पार्ट था कभी। ठीक है ना। चाइना ने तो गलत तरीके से अटैक करके और उसको कब्जा किया हुआ है। तो जब हम भारत राष्ट्र की बात करेंगे, नेशन की बात करेंगे, तो वो पार्ट भी हमारा ही है। उसी तरीके से पीओके वाला जो क्षेत्र है, जो पाकिस्तान ने 1948 में किया हुआ है। तो कहने का मतलब कि राष्ट्र, नेशन इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन अ स्टेट। सेकेंड, स्टेट इज अ कंप्लीटली पॉलिटिकल फिनोमिना, नेशन इज ज्योग्राफिकल, बायोलॉजिकल। ठीक है ना। और बल्कि हम कहें कि साइकोलॉजिकल फिनोमेना है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जब राष्ट्र की बात की जाती है तो उसमें धर्म, लैंग्वेज, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें उसमें रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे पहली बात, नेशनलिज्म इन यूरोप की शुरुआत कहां से होती है? तो देखिए इसको सबसे पहली फ्रेडरिक सोरो की 4 सीरीज की प्रिंटिंग आती है, प्रिंट आता है। ठीक है, और जिसमें सोरो ने ये दिखाने की कोशिश की कि हाउ सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स आर गोइंग टू इमर्स और इमर्जिंग। ठीक है, 1848 में नेशनलिज्म यूरोप में जो देखने को मिला, ये किसी एक दिन की तो चीज थी नहीं, इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे। ठीक है ना। तो फ्लैशबैक की तरह हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि अब आएगा कि व्हाट वर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे?
सबसे पहली बात फ्रेंच रिवॉल्यूशन आती है। पहला पॉइंट इसमें जो है आपका आंसर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या क्या दिया? तो देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। लुइस 16 बर्बर डायनेस्टी का किंग था और टोटली ऑटोक्रेटिक किंग था, ठीक है ना। ऑटोक्रेटिक डिस्पोटिक का मतलब ये होता है कि जब राजा थ्योरेटिकली तो एब्सोल्यूटिस्ट होता ही है, लेकिन जब हम डिस्पोटिक ऑटोक्रेटिक कहने लगते हैं, इसका मतलब कि ऐसा राजा जिसे प्रजा से जिसको कहें कि बेखबर हो, ठीक है ना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ऐसी लुइस 16 के समय में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और उसके बाद लुइस 16 को पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया जाता है, ठीक है। और बाद में जब लुइस 16 दूसरे देश के राजाओं से इंग्लैंड व ऑस्ट्रिया से समझौता कर लेता है, निगोशिएशन कर लेता है फिर से मोनार्की लाने के लिए, तो उसको मार दिया जाता है, सजा दी जाती है, फांसी दी जाती है, ठीक है। तो पहला जो कॉजेस है नेशनलिज्म के इमर्ज होने का, दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने किस तरीके से इसमें कंट्रीब्यूशन दिया? तो सबसे पहली बात तो ये कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो ला पैट्री और ले सिटियोन क्या कॉन्सेप्ट लाया, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब नेशनलिज्म इन इंडिया हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल्स से उस चैप्टर में क्लियर करूंगा कि भारत में भी राष्ट्रवाद के लिए नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया वो कैसे आया। जब भारत को माता के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर ने उसको अपने पेंटिंग्स में दिखाया, रविन्द्रनाथ बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसको वंदे मातरम, ठीक है ना, भारत को माता के रूप में चित्रित किया। तो यही चीज कि जब ला पैत्री और ला सिटियन, यानी कि ये हम इस धरती के पुत्र हैं, ठीक है ना। और देखिए, एक और चीज है, जिस तरीके से हम लोग अपने भारत माता कहते हैं ना, तो वहां पे ला पैट्री का मतलब होता है पिता, ठीक है। फ्रेंच वर्ड है पैट्री, जिसका संस्कृत रूपांतरण पितरी होगा और हिंदी में पिता होगा, इंग्लिश में फादर होगा। तो यानी कि कंट्री को फादर मानना और हम उसके सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स में यूनिटी की एक जो बॉन्डिंग, एक जो इमोशंस, ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद के लिए पहला यही चीज है कि जब तक उस देश जिसको जोग्राफिकल, देखिए जब हम देश कहते हैं ना, तो देश एक पूरा जोग्राफिकल कंसेप्ट होता है। जब उसमें कल्चरल चीजें जुड़ जाती हैं, इमोशनल चीजें जुड़ जाती है, जब साइकोलॉजिकल चीजें जुड़ जाती है, जब उसमें बायोलॉजिकल चीजें जुड़ जाती हैं, कई चीजें जुड़ जाती है, तब राष्ट्र बनता है। इसीलिए राष्ट्र शब्द, नेशन शब्द का आप जब इस्तेमाल करेंगे तो वो किसी भी अन्य शब्दों से देश, राज्य और कोई भी हम एड्रेस करें, ठीक है ना, उनसे बड़ा होता है, एक चीज। तो ये कॉन्सेप्ट। दूसरा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऑब्वियस सी बात है कि लॉक से इंस्पायर्ड था। लॉक इंग्लैंड के थे और 1688 में उन्होंने बुक लिखी थी ट्रूटिटाइज ऑफ नेशन। तो सबसे पहले लॉक ने कहा कि एवरीबडी हैज नेचुरल राइट। कौन कौन से 3 राइट्स हैं? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, एंड नोबडी कैन स्नैच इट। ये 3 अधिकार प्रकृति ने दिए हैं, ईश्वर से मिला हुआ है और कोई इसे छीन नहीं सकता। तो मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वाल्टेयर, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बहुत 3 महान फिलोसफर हैं, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने थ्योरी ऑफ सेपरेशन दिया था, जो पावर शेयरिंग वाली वीडियो में डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है, और वाल्टेयर ने भी कहा कि फ्रीडम को कोई भी इसे लिबर्टी को स्नैच नहीं कर सकता। और रूसो तो इन लोगों से भी आगे बढ़कर, रूसो तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फादर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो फिलोसफर्स का योगदान है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है, न्यू हेम्स, देखिए, और मार्टियर्स। इन मार्टियर्स और न्यू हेम्स का मतलब क्या है? जैसे वंदे मातरम की बात हम जब करते हैं, तो वंदे मातरम ने किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया। जब हम 1905 में देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट होता है, तो सारे लोग, क्योंकि 1896 में वंदे मातरम लिखा गया था, डिवीजन ऑफ बंगाल का विरोध करते हुए सड़कों पर आया, सबके हाथ में एक झंडा था और वंदे मातरम सबके मुंह से निकल रहा था। यानी कि ये जो हैम्स होते हैं ना, ये जो
एक राष्ट्रगान का प्रतीक कहिए, तो ये एक भावना, एक 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 जोश भरता है लोगों में, एक यूनिफिकेशन करता है, यूनाइट करता है लोगों को। हिंदी में भारतेंदु जी ने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के पहले गद्यकार हुए हैं, तो उन्होंने लिखा हुआ है एक जगह कि ये कैसे हमारी भाषा का योगदान है। और फिर उन्होंने अपने एक नाटक भारत दुर्दशा है, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब नेशनलिज्म नहीं होता है तो व्यक्ति किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी बताता है। कोई बंगाली बता रहा है, कोई मराठी बता रहा है। द सिमिलर कंडीशन वाज इन यूरोप। जब तक इंग्लैंड का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, कोई अपने आप को वेस्टमिंस्टर का कहता था, कोई अपने आप को मतलब अलग अलग स्टेट से संबोधित करता था। ठीक है, कोई ये नहीं बताता था कि कोई इंग्लिश कहता था, कोई आयरिश कहता था, कोई ये नहीं कहता था कि मैं ब्रिटेन का हूं। तो ये जो है न्यू हैम्स का मतलब ये है कि जो एक राष्ट्रगान, ठीक है। और फिर मार्टर्स, मार्टर्स क्या होता है? देखिए, हमारे जैसे बघेलखंड के क्षेत्र में, इधर हम लोग मध्य प्रदेश से, यूपी से दूर नहीं है, लगभग बगल के नेबरिंग स्टेट्स में आते हैं, इसलिए आल्हा यहाँ भी गाई जाती है। अलाउद्दीन जो मैहर की देवी के जो भक्त थे और चंदेल राजाओं के सेनापति थे, तो ये आला शैली जो फोकलोर है, तो ये फोकलोर्स, ठीक है ना, ये फोकलोर्स जो लोक संगीत, लोक गीत होते हैं, ये लोगों को कैसे यूनाइट करते हैं कि जब किसी वीरों की, हम पौराणिक वीरों की जब कोई गीत, कोई संगीत या कोई उनकी वीरता की बखान वाले ऐसे चीज़ें जब करते हैं, तो इससे लोगों में एक इमोशनल अटैचमेंट आती है, इमोशनल यूनिटी बढ़ती है। तो वही यहाँ पर भी होता है कि मार्टिर्स का मतलब ये होता है कि जो किसी शहीदों के लिए समर्पित होता है। ठीक है, तो ऐसे जब देशभक्तों को याद किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। अगला है कि जैसे मैंने अभी आपसे पहले चर्चा किया कि फ्लैग लेकर के स्वदेशी मूवमेंट में चल रहे थे, मैं इसलिए भी कंपेयर कर दे रहा हूं ताकि उस चैप्टर को भी समझने में आसानी हो जाएगी। इंडिया को समझ लेंगे तो यहाँ पर रिलेवेंस रखने से ये हो जाएगा कि ये चैप्टर जो थोड़ा सा आप लोगों को लगता है कि कठिन है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं टेक्निकली समझा दे रहा हूँ और इतने ही पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं हूबहू। ठीक है, तो एडाप्टेशन ऑफ फ्लैग, देखिए झंडा जो होता है ना, वो केवल एक सिंबल नहीं है, वो सिंबल है डिग्निटी का, वो सिंबल है कंट्री के सॉवरेंटी का, वो सिंबल है देश सिटीजन्स के यूनिटी का। एज एग्जाम्पल 370 हटा पिछले साल, ठीक है ना, 370 अलग से प्रोविजन किया गया था जम्मू कश्मीर के लिए। अब एक चीज बताइए, फेडरलिज्म वाले में मैंने पिछले अपने वीडियोस में जो मेरे नाम से चैनल है उस पर भी डाला हुआ है, फिर से मैं इसको कुछ और चीज़ें एडवांस करके इस पर भी डालने वाला हूँ, इसलिए ठीक है, इसको आप यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम फेडरलिज्म का, मैंने इसलिए कहा उस चैप्टर की बात की कि फेडरलिज्म भारत ने अपनाया हुआ है, लेकिन हमारा फेडरलिज्म कैसा है? फेडरलिज्म विथ यूनिटरी फीचर्स। तो कश्मीर में अलग झंडा होना कहीं से भी रेलिवेंट नहीं था। ये फेडरलिज्म प्योरली फेडरलिज्म में होता है, ठीक है ना। फेडरलिज्म जहां पर प्योरली है, लाइक अमेरिका, वहां पर ये चल सकता है, वहां पर है। लेकिन फेडरलिज्म इन यूनिटरी फीचर्स, फिर भी देश का उनका झंडा है और राज्यों का झंडा होता है, लेकिन फेडरलिज्म का मॉडल है। लेकिन फेडरलिज्म इन यूनिटरी फीचर्स का मतलब ये है कि हमारे देश में तो एक ही झंडा होगा, ठीक है। तो यहां पर इसका रोल क्या हुआ कि देखिए, जब हम एक फ्लैग अपनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर रीजनलिज्म नहीं रह जाती, क्षेत्रवाद नहीं रह जाता, ठीक है। तो इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फिर हम देखते हैं कि 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, व्हाट वाज इट्स एंड, व्हाट वाज इट्स टारगेट, इसका लक्ष्य क्या था? ऑफ कोर्स लक्ष्य था एंड ऑफ मोनार्की, राजतंत्र का के समाप्त करना, ठीक है ना। और जब राजतंत्र का समाप्त हुआ उसके बाद क्या होता है? स्टेट्स जनरल, जो कि लुई 14 के समय में बनी थी, ठीक है ना, ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन कारण बना था, लुई 16 उसको बैठक बुला नहीं रहा था। स्टेट्स जनरल जो कि पार्लियामेंट्री बॉडी थी वहां की लोगों की, जनता के द्वारा तो चुनी गई थी नहीं, राजा था, लेकिन जनता के नुमाइंदे कह लीजिए, हालांकि उसमें
मेजोरिटी जो थी, और ये कारण बना था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, ठीक है ना, जब थर्ड स्टेट वाले अलग जाकर टेनिस कोर्ट में बैठे थे। तो तो यहां पर स्टेट्स जनरल खत्म कर दिया गया क्योंकि वो पुरानी निशानी थी, और उसके बदले में नेशनल असेंबलीज बनाई गई। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, इसके साथ ही साथ जो मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स, इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स, ये सबसे बड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण भी था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का योगदान भी था। अब कैसे दोनों है, देखिए, ये रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास ही था जिसके चलते, क्योंकि कौन थे मिडिल क्लास का मतलब ये होता है कि इसमें पढ़ा लिखा वर्ग है, सारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं, सब बुद्धिजीवी हैं। और रिवॉल्यूशन आएगी कहाँ से? मार्क्स को भी याद करिए, मार्क्स ने यही कहा था ना कि मार्क्स ने कहा था कि जब प्रोलेटेट और बुर्जुआ का ये द्वंद्व होगा, ठीक है, लेकिन लेनिन ने कहा कि द्वंद्व होगा तो प्रोलिटरेट इतनी स्थिति में नहीं है क्योंकि सर्वहारा व्यक्ति हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, ऑब्वियस सी बात है, उतने शिक्षित भी नहीं है। और जो कम शिक्षित होता है वो तो ये मान लेता है कि जो भी है ईश्वर का है, जब होगा ठीक हो जाएगा ना। तो लेनिन जो कि खुद मध्यम वर्गीय था, लेनिन ने मार्क्स की थ्योरी में चेंज किया और उसको अप्लाई किया, क्योंकि वो उसने खुद ही रशियन रिवॉल्यूशन का वो लीडर है, ठीक है। तो जो मिडिल क्लास इमर्ज हुआ फ्रांस में, उसने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की। थर्ड स्टेट में कौन था? जो तीन स्टेट थे, क्लर्जी, नोबल्स और कॉमन, ठीक है ना। तो कॉमन मैन वाले में कौन था? ऑफ कोर्स मिडिल क्लास था। और फिर मैंने कहा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक इम्पैक्ट भी है मिडिल क्लास का और उभरना, क्योंकि उसके बाद हम क्या देखते हैं, जैकोबिन्स क्लब बन जाता है, ठीक है, और जैकोबिन्स क्लब से एक बुद्धिजीवी निकलते हैं, उसी से रॉबेस्पियर निकलते हैं, उसी से नेपोलियन निकलता है। हाँ, ये अलग बात है कि इस मिडिल इंटेलेक्चुअल क्लास, जो जैकोबिन्स की पर्टिकुलर बात कर ली जाए, तो उसका रोल बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, या यूं कहेंगे कि इनस्टेबिलिटी को भी लाने वाला हुआ। लेकिन ऑफ कोर्स कि इनके बावजूद उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। और यही नहीं, कहीं भी क्रांति में इंडियन नेशनलिज्म भी पढ़ेंगे तो हम लोग यही देखेंगे, गोखले हो, गांधी हो, जितने भी तो ऑल कम फ्रॉम द मिडिल इंटेलेक्चुअल क्लास, ठीक है, क्योंकि यही वर्ग वो होता है जो बुद्धिजीवी भी होता है, यही वर्ग होता है जिसको ऊपर उठने की चांसेस, इच्छा ज्यादा होती है, रिसोर्सेस कम होते हैं, ठीक है। तो क्रांति को लीड हमेशा मिडिल क्लास ही करता है। तो यहां पर इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा, ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म में। अब देखिए, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया तो ये पहला, आपको फिर से रिवाइज कर दूं कि जो आपका पहला पॉइंट बनेगा कॉजेस फॉर द नेशनलिज्म में, वो पहला पॉइंट होगा, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर ये सारी बातें आएंगी, चाहे वो ला पैट्री हो, चाहे इक्वल राइट्स की डिमांड हो, चाहे मैटर हैंड्स हो, चाहे एडॉप्टेशन ऑफ फ्लैग हो, चाहे कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात हो, ठीक है ना। कलेक्टिव आइडेंटिटी में यही होता है, कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब यही है कि रीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर कोई क्लासेस नहीं होंगे, सेम फॉकलोर, सेम हाइम, सेम मार्टर्स को याद करना है। उसके अलावा एक यूं कहें, जिसको नेशनलिज्म को सबसे पहले डिफाइन करने के सेंस में यदि हम कहें कि अ पर्सन और स्त्री टुवर्ड्स द नेशन, ठीक है ना, जब राष्ट्र नजर आने लगे, अपने इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट से बढ़कर राष्ट्र नजर आने लगे, तो ये सारी चीजें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कंट्रीब्यूशन थी। और तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहला रीजन हो गया। सेकेंड रीजन आता है नेपोलियन कोड। अब नेपोलियन कोड, नेपोलियन का इमरजेंस होता है 1804 में, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी असफल हो गई, तो जैकोबिन्स क्लब से ही निकला हुआ था, पहले कॉर्पोरल था नेपोलियन, और नेपोलियन ने 1804 में, ठीक है, फ्रांस में इमरजेंस होता है। उसके बाद 1804 टू 1815 का पीरियड नेपोलियन का फेज कहा जाता है। एक चीज, नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए, ठीक है, ये अलग बात थी कि उसकी एक्सपेंसिव पॉलिसी के चलते ऑस्ट्रिया
इंग्लैंड, बहुत सारे देशों को डर होने लगा, रशिया, बहुत सारे देशों को डर होने लगा, और उन सब ने इकट्ठा होकर के नेपोलियन के खिलाफ 1815 में उसको वाटरलू के वार में हराया, ठीक है, और उसको सेंट हेलेना में एग्जाइल कर दिया गया और बाद में वहीं पे मार दिया गया उसको। तो देखिए नेपोलियन का, लेकिन नेपोलियन फ्रांस की जनता के लिए बहुत अच्छा था। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि नेपोलियन अपने लास्ट के डेज में ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्पायर, मोनार्क, राजा अपने आप को घोषित कर दिया, लेकिन फ्रांस की जनता ने विद्रोह नहीं किया। इसलिए नेपोलियन को जब हम पढ़ते हैं तो हिटलर या मुसोलिनी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, ठीक है। वो दोनों तानाशाह हैं, डिक्टेटर हैं, लेकिन इसकी डिक्टेटरशिप वो अलग टाइप की थी। बाहर की डिक्टेटरशिप थी, फ्रांस की जनता नेपोलियन को डिसलाइक नहीं करती थी, कुछ सेक्शन तो कहीं भी करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नेपोलियन का कंट्रीब्यूशन क्या है। नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन आया और नेपोलियन कोड को लागू किया। नेपोलियन कोड क्या है? नेपोलियन कोड इज द कोडिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ध्यान समझिएगा, नेपोलियन कोड नियम और कानूनों की वह संहिता है, कोडिफाई किया गया है, जिसमें फैमिली लॉ से लेकर के सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और भी रिफॉर्मेटिव रूल और रेगुलेशंस को लागू किया गया था। सबसे पहले नेपोलियन ने क्या किया? फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि राष्ट्र बनना है तो ये छोटे छोटे सामंत जो फ्यूडल रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं हिंड्रेंस पैदा करेंगे। फ्यूडलिज्म केम टू एन एंड। ऑब्वियस सी बात है, एरिस्टोक्रेसी केम टू एन एंड। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये ठीक है कि 1789 में होती है और 1804 में नेपोलियन आता है, लेकिन लास्ट के 15 सालों में उसके बावजूद भी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया है, जिस राइट टू लाइफ, लिबर्टी और इक्वलिटी की बात पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है ना। लेकिन सही पूछे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन पहली बार नेपोलियन ने किया। तो सब सेकेंड पॉइंट आपका क्या बनेगा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट्स। तीसरी चीज है कि एरिस्टोक्रेसी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कारण क्या था? क्लर्जी, नोबल्स, ठीक है ना, उन दे हैड नथिंग टू पे टैक्सेस, दे हैड नथिंग, सॉरी, दे हैड, उनको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। दे हैड नथिंग नहीं, बल्कि उनके पास तो सब कुछ था, ठीक है ना, उनके पास सब कुछ था, बल्कि उन्हें टैक्स देना नहीं था। यही कह लीजिए कि उन्हें टैक्स देने से अलग रखा गया था। तो सारी संपत्ति क्लर्जी और नोबल के पास थी, लेकिन उन्हें टैक्स, नेपोलियन ने क्या किया कि इस डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया, यानी टैक्सेशन सभी के लिए होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि एरिस्टोक्रेसी का प्रभाव खत्म हो गया। एरिस्टोक्रेसी जब हम कहते हैं, इसका मतलब यही होता है कि समाज का कुछ वर्ग जब प्रभावशील रहता है तो डोमिनेटिंग सिस्टम को उसने हटा दिया, फ्यूडलिज्म हटा दिया, टैक्सेशन सब पे लागू कर दिया, रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट किया। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लॉ एंड नोबडी विल बी गेट एडवांटेज ऑफ लॉ, ठीक है ना। ये तीनों शर्तें होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, कॉमन क्वाइंस, वेट, जो नाप तोल की सिस्टम होती है, ये सब कुछ यूनिफाइड किया और सर्फडम को खत्म कर दिया। हालांकि पूरी तरह से पीजेंट्स को सर्फ नहीं बनाया जा सकता था, पूरी तरह से सर्फडम नेपोलियन के बहुत बाद में खत्म होता है। लेकिन और दूसरी चीज कि नेपोलियन के समय में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग कि नेपोलियन के समय में भी जो सर्फडम था, लेकिन एक ऐसा सर्फडम था, अब किसी फ्रांसीसी को कोई फ्रांसीसी गुलाम नहीं बना सकता था। कोलोनिज्म स्टार्ट हो गया था और नेपोलियन टाइम में ये खूब हुआ है कि एशिया से, ठीक है ना, इसको हम कॉमर्शियल रूट में, जो सिल्क रूट का रूट बना हुआ था, उसके अगले चैप्टर में मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड में मैं और इसको डिफाइन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ केवल आपको हिंट के लिए कि नेपोलियन के समय में सर्फडम सिर्फ ये था कि पीजेंट्स को और खास करके कोई फ्रांसीसी किसी फ्रांसीसी को गुलाम नहीं बना सकता था, ठीक है ना। जो अब तक की प्रथा थी उसको हटा दिया। और नेपोलियन के समय में ये जरूर था कि एशिया से जो गुड्स लेकर के जाते थे अफ्रीका में बेचने के लिए यूरोपियन, और यूरोप और उन अफ्रीकन्स कबीले के सरदारों को गुड्स बेचते थे, ठीक है। और उन कबीलों के सरदारों से अफ्रीका के जो गरीब लोग होते थे उनको गुलाम बना करके फ्रांस के मार्केट में बेचा जाता था।
लेकिन यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि नेपोलियन ने सर्वडम खत्म किया, बंधुआ मजदूरी, सर्वडम का मतलब होता है बॉन्डेड लेबर खत्म किया, तो इसका मतलब यही है कि नाउ अब फ्रेंच किसी फ्रांसीसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो ये सारे कारण। इसके बाद लिबरलिज्म की थ्योरी। लिबरलिज्म की थ्योरी, इसको भी थोड़ा सा टेक्निकली आप लोग समझ लीजिए। लिबरलिज्म है क्या? लिबरलिज्म लिबर वर्ड से बना है, इसका मतलब है फ्री, स्वतंत्र। लिबरलिज्म की शुरुआत होती है लॉक की थ्योरी से। जब भी हम लॉक की बात करते हैं तो फादर ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है? लिबरलिज्म का पॉलिटिकल एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट बाय कंसेंट, पीपल्स ओपिनियन, ठीक है, रेगुलर इलेक्शन आफ्टर इंटरवल, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, और उसके बाद में नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ जेंडर, रेस, ये सारी बातें आएंगी पॉलिटिकल पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल स्फीयर में। जब हम इकोनॉमिक स्फीयर की बात करेंगे तो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? फादर ऑफ लिबरलिज्म लॉक से शुरू हुई लिबरलिज्म की थ्योरी, ठीक है ना। इसीलिए लॉक को फादर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम भी कहते हैं, और फादर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात आती है तो वो रूस हो जाता है। इकोनॉमिक स्फीयर ये है जिसको इकोनॉमिक को ज़्यादा डिफाइन किया मिल ने और एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक स्फीयर में क्या है कि पहली चीज कि स्टेट शुड नॉट इंटरफियर इन, राज्य को आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा दखल नहीं देनी चाहिए, बल्कि जो अति है ना, एक्सट्रीम जो लिबरल्स हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि राज्य का कोई रोल ही नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ये काम व्यापार का है ना, स्टेट को किनारे रहना चाहिए। ओके, और दूसरा क्या है कि मार्केट पॉलिसी का निर्धारण, डिटर्मिनेशन सेलर और परचेजर के, ध्यान से समझिएगा, सेलर और परचेजर के कंपेटिटिव पे होती है। मान लीजिए इसकी कीमत 10 रुपये है, ठीक है, यदि मैं सेलर हूं और दुकानदार इसकी 10 रुपये, यदि मैं सेलर हूं और आप बायर हैं, यदि इसकी कीमत मैं 10 रुपये मैंने रखी हुई है, यदि आपको ज़्यादा ज़रूरत होगा तो 10 रुपये में ही लेंगे, ठीक है, कम ज़रूरत होगी तो आप बार्गेन करेंगे। तो कहने का मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक स्फीयर ये कहता है कि सेलर और परचेजर के बीच जब फ्री कंपटीशन होगा उसी आधार पर बाजार का निर्धारण होगा। ध्यान दीजिएगा, ये इकोनॉमिक स्फीयर लॉक से शुरू हुई पॉलिटिकल स्फीयर, ठीक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में वाली बात अभी मैंने समझाया। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? पब्लिक ओपिनियन, प्रेस, मीडिया फ्री, ठीक है ना, और उसके बाद में यानी कि इसको हम इस तरीके से कहें कि डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं ना, और पिछले हमने वीडियोस में डाला हुआ है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यदि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आप उसको पूरा सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ रिलाई करती है, जहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश में हो सकता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं हो, हर देश में नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कोई देश नहीं चल सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनेशन ये है कि रूल, सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज बाय विच अ स्टेट गवर्न्स। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वही होगा जहां डेमोक्रेसी होगी। इसलिए हम किसी फासिस्ट, किसी मिलिट्री coup वाले को, या जहां पे मार्क्सिज्म है, जैसे चाइना ले लीजिए, ठीक है ना, सिंगल पार्टी है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। इसलिए एक वर्ड में कहा जाए कि जो तीसरा पॉइंट आपका है कि रोल ऑफ लिबरलिज्म, तो एक वर्ड केवल याद कर लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लिखना पूरा पड़ेगा एग्जाम में, लिखने के लिए पूरा पॉइंट है, लेकिन याद करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जब याद कर लेंगे तो वो 5-6 पॉइंट सारे डिराइव्ड हो जाएंगे,
ठीक है ना, कि पूरी फंडामेंटल राइट रहेगी, कंसेंट पे रहेगा, पब्लिक ओपिनियन पे रहेगा, मीडिया प्रेस फ्री रहेगा, इलेक्शन होगा, तो ये सारी चीज़ें, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज होगा, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और इकोनॉमी का मतलब स्टेट का इंटरवेंशन नहीं और कम्पिटेटिव मार्केट। तो ये जो ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको उसका रिव्यू करा देते हैं कि पहला कॉजेज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेकेंड आप चाहे तो इसको अलग भी कर सकते हैं कि जो कलेक्टिव नेशनलिज्म की भावना, ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा मार्टियर, हैम्स और एडॉप्शन ऑफ फ्लैग्स से, ठीक है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही कारण ये भी बनता है कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो ये यहाँ से भी आप ले सकते हैं, इसको आप सब पॉइंट करके 2 पॉइंट बना सकते हैं। दूसरी चीज़ नेपोलियन कोड, तीसरी पॉइंट। और चौथी पॉइंट आप क्या डालेंगे कि रोल ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है, और चाहे तो रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास, जो मैंने डिफाइन किया डिटेल्स से, उसको आप 5वीं पॉइंट सेपरेट पॉइंट भी बना सकते हैं। इसके बाद है 1815 में वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया जाता है और जाहिर सी बात है कि बंदरबाट होनी थी। मेटरनिक जो प्रशा का राजकुमार था, उसके लीडरशिप में ये सब कुछ होता है। और सेनापति था आर्थर वेलेस्ली, जिसने हराया था नेपोलियन को। लॉर्ड वेलेस्ली का भाई सब्सिडरी अलायंस भारत में जो आया था। भारत में किसी को, राजा को भी नहीं हरा सका, लेकिन देखिए संयोग की बात कि नेपोलियन जैसे महान राजा को, महान शासक को हराने का उसे मौका मिला। तो 1815 में जाहिर सी बात है नेपोलियन को ये अलायंस ने हराया, और हराने के बाद उनका मिशन क्या होगा? उनका मिशन था रिस्टोरेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। चूंकि वीडियो अब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम अभी यहीं से नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे, उसको भी पूरी देखिएगा। उसके अंदर 1815 यानी 1815 to 1830 क्या हुआ, 1830 to 1848 ये पोर्शन रहेगा। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, मैंने समझाया भी बहुत डिटेल्स में है, इसलिए थोड़ा सा लंबा हुआ है। इसको जब भी आप कहीं कंफ्यूज हो तो देख लें, आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 2 और पार्ट इसके बनेंगे, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में एम्पेरियलिज्म और नेशनलिज्म का क्या अंतर है वो रहेगा, और साथ ही में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली। थैंक यू।